औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एवोल्यूशन चैप्टर जो है एमडी कैट 2022 का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसमें चैप्टर है एवोल्यूशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। आपको कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें हम जो बोर्ड्स को कवर करेंगे, फेडरल बोर्ड को, और इसके अलावा जो है पंजाब बोर्ड की बुक को कवर करेंगे। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए हम किप्स प्रैक्टिस बुक्स और बाकी जो डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स हैं, स्टार स्टेप वगैरह, उनसे जो है उनको एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। ये जो है मैंने नोट्स जिस तरह बनाए हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। ये मैंने इस तरह बनाए हैं कि आपको इसके बाद जो है ना तो फेडरल की बुक देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है पंजाब की बुक देखने की ज़रूरत है। सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही नोट्स में, एक ही पीडीएफ में मिल जाता है। अगर आप उनको फोटो कापी करवा लें तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। So prior to starting video, I request you to subscribe to our channel and like the video, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि ये है कि वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बड़ी मेहनत इस पर लगती है, और इससे ये होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा जो यानी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, काफ़ी स्टूडेंट जो है से हेल्प उठा सकें, तो वो हमारे लिए एक अच्छा फीडबैक होता है और वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव PDF फाइल्स, लेट मी ओपन दीज। मेरे पास ये PDF, अब ये जो मैं आपसे पहले डिस्कस करूँगा ये मेरा यानी मैंने खुद बनाया है। ठीक है, फिर हम जाएंगे जो है नियर पीयर का जो PDF है, जो नियर पीयर हमें प्रोवाइड करता है, हम उससे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कोई हमारा पॉइंट वगैरह वहाँ से रह गया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये मैंने जो नोट्स बनाए ना, वो मैंने किप्स की प्रैक्टिस बुक्स ली, उसके ऊपर नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा चीज़ें साथ साथ। लेट मी टेक अ हाईलाइटर एज वेल। मैं यहाँ से हाईलाइटर पिक कर लूँ, देन जो है हम इसको वो करते हैं। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके पास तकरीबन 3 एमसीक्यूज आते हैं एवोल्यूशन के चैप्टर में से। ठीक है, अब एवोल्यूशन क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। एवोल्यूशन जस्ट आप ये कह लें कि डेविएशन फ्रॉम जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ना, लाइक ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम देखिए, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ये है, इनके दरमियान एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। आप ये समझ लें एक फादर है और एक सन है। ठीक है, तो उनके दरमियान एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। तो ये जो उसमें डेविएशन आ जाए, यानी फादर से बेटे का थोड़ा चेंज हो जाना, दैट इज एवोल्यूशन। सिंपल सी एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूँ, ठीक है, तो ये जो एवोल्यूशन है उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। जो हमारा कंटेंट है, इंक्लूडेड सिलेबस है, वो इसमें ये है। कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन फ्रॉम यूकैरियोटिक, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, लामार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या था, स्टार्टिंग क्या थी। देखिए, दो किस्म के साइंटिस्ट थे या दो किस्म के लोग थे। एक को क्रिएशनिस्ट कहा जाता था और दूसरे को कहा जाता था एवोल्यूशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने, मतलब गॉड ने जो चीज़ बनाई है वो ऐसी है, यानी इंसानों को स्टार्ट से ही ऐसे बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो है ह्यूमन वो गोरिल्ला से या एप वगैरह से जो है उसके आगे एवोल्यूशन बन के एवोल्यूशन हुई, जिससे जो है बाद में ह्यूमन बना। तो वो ऐसा नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं और इस पर बिलीव करते हैं कि जो स्पेशल क्रिएशन यानी जो चीज़ बनी थी वो आज तक किसी तरह उसमें कोई जो है आप ये कह सकते हैं एवोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना होता है, जिसमें जो है एवोल्यूशन होती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो डेविएट करता रहता है। ठीक है, उसमें चीज़ें फर्दर बेटर से बेटर और सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है कि नो टू एनिमल्स आर द सेम इवन इफ दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं होते। देखिए यहाँ दो अगर देखिए फादर है और सन है, उनमें किस चीज़ का डिफरेंस होगा। बाकी डिफरेंस तो मेन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस होगा कि उसका DNA मटेरियल थोड़ा बाप का चेंज होगा और बेटे का थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी इसी के बारे में बताया हुआ है। पहले पॉइंट को तो एलेबोरेट किया हुआ, फिर दूसरे में इसमें इस पॉइंट को एलेबोरेट किया हुआ, नेचुरल यानी एवोल्यूशनिस्ट वालों को। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है कि भाई सी लेनियस, इसमें और कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। सी लीनियस जो था, कार्लिस लीनियस, जिसका नाम मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कार्लिस लीनियस, ये यही इसी पे बिलीव करता था। अब आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा साइंटिस्ट था जो इस पे बिलीव करता था, क्रिएशन पे। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो सेम जेनरा और सेम यानी ये स्पीशी बनाई, इसके अंदर सारी जितनी उसकी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर दिया और कहा कि इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैंने जो जेनरा का वर्ड है और यहाँ पे स्पीशी का वर्ड है, सेम स्पीशी सेम जेनर जो है, तो जीनस, उसमें मैंने यहाँ पे इनको वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखिए नेचुरल सिलेक्शन क्या थी कि जो अरिस्टोटल से लेकर डार्विन तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते थे, यानी एवोल्यूशन पे बेस करते थे, एवोल्यूशन पे बिलीव करते थे। ठीक है, तो फिर नीचे जो है यहाँ पे अचीवमेंट्स दी हुई हैं एमसीक्यूज के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्लिस लिनियस ने क्या किया था कि ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ज़्यादा कोई इसने काम नहीं किया एवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये क्रिएशनिस्ट था और ये समझता था कि जो चीज़ है उसी तरह ही बनी हुई है।
लेमार्क ने क्या किया, लेमार्क ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रोजेक्ट दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, हम वो जाके आगे डिस्कस करेंगे। माल्थस ने क्या किया, माल्थस ने जो एक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लिखा, ठीक है। फिर कवियर ने क्या किया, साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, अर्थ हिस्ट्री बाय कैट्रोफॉर्मिज्म, ठीक है। देन जो है हमारे पास लायल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, डार्विन, और इसके अलावा मैंडल, वेलिस, हटन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मेन रोल किसका था। डार्विन ने तो बनाई थी, यानी डार्विन ने थ्योरी एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी दी, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल इसमें था वो किसका था, मेन डायरेक्ट रोल, तो वो आपके पास वेलेस का था। क्योंकि वेलेस ने ही मोटिवेट किया, वेलेस ने तकरीबन सारी कहानी बताई डार्विन को कि भाई बात ये है, अब आप क्या करो कि इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। जिसकी वजह से जो है आपके पास डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट हुए, तो उसकी वजह से जो है वेलेस ने उसने अपनी थ्योरी भेजी डार्विन को, ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम आप ये कह लें कि काम तो दोनों का था, लेकिन बाकियों का क्या था कि बाकियों ने अपना डाटा दिया। कार्लेस ने दिया, लेमार्क ने नहीं, मैल्थस ने, कवियर ने, लायल ने, और इसके अलावा मेंडल ने। डार्विन ने क्या किया, इन सब के डाटा को रीड किया, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली डार्विन ने खुद जो है इनके डाटा, इनकी बुक्स वगैरह पढ़ के उनको रीड करके उसको आइडिया हुआ। लेकिन जो वेलेस था उसने डायरेक्टली इस पे काम किया, और क्योंकि वो एक खुद क्रिश्चनिस्ट था, तो देखिए अगर वो क्रिश्चनिस्ट इस बात को पब्लिक कर देता तो बेचारा फंस जाता। कहते हैं कि भाई आप तो क्रिश्चनिस्ट पे, यानी आप क्रिश्चन पे बिलीव करते हो, फिर आप थ्योरी के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्यों थ्योरी दे रहे हो, ठीक है। वो बेचारा फंस जाता इस वजह से। अच्छा, जो मेंडल्स है उसको आप कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये इसके आप जो है स्पेशली इसकी डेट्स याद कर लें, 1809 से 1822 और 82, और स्पेशली जो इसमें लमार्क है उसकी आप वो याद कर लें। बाकी इसमें याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कर सकें तो ईजिली कर सकें तो गुड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट। देखिए पहले हमारे पास प्रोकैरियोट था, सिंपल प्रोकैरियोट, उससे जो है कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट बना, सीपी लिख देता हूँ, और जन आपके पास यूकैरियोट, फिर ठीक है, और फिर इसके अलावा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट बना, यानी मल्टी सेलुलर और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। अब ये सब कैसे हुआ हम जरा उसको देख लेते हैं। अब इसमें हुआ ये कि देखिए सबसे पहले ना कुछ लोगों ने हाइपोथेसिस, कुछ लोगों ने थ्योरीज दी कि भाई ये चीज़ इस तरह हुई, ये चीज़ इस तरह हुई। तो थ्योरी बताओ, थ्योरी क्या क्या थी, वो थ्योरीज हम कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरीज इसमें सबसे हमारे पास पहली थ्योरी थी, वेंट हाइपोथेसिस था, उसको हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। देखिए हाइड्रो और थर्मल, यानी इससे क्या आइडिया हो रहा है कि आप किसी जो वेंट की बात कर रहे हैं, वेंट क्या है, किसी गीजर वगैरह की बात करें, और हाइड्रो में थर्मल जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, यानी उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट का बिलीव था, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, या एवोल्यूशनिस्ट ने, उन्होंने कहा कि भाई जो स्टार्ट में थे ना वो बैक्टीरियाज थे कुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, स्टार्ट में ये थे, और ये होते कहाँ पे थे, ये आपके पास स्पेशली हॉट थर्मल वेंट्स में होते थे, हाइड्रोथर्मल, जिसको हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, ठीक है। हम इनको थर्मोफाइल्स भी कहते हैं, ठीक है, इन बैक्टीरियाज को थर्मोफाइल्स भी कहते हैं। तो यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, बैक्टीरिया से हुआ, और यानी वो प्रोकैरियोट था, और उसको टेम्परेचर कितना बियर करता था, 120 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो है ना आपके पास थर्मोफाइल्स, ये थर्मोफाइल पीसीआर में भी यूज होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो प्रोकैरियोट था वो कौन सा था, दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये अपने नाम याद रखने, जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ ना बोलिए। एमसीक्यू हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म वुड बी, तो बैक्टीरिया जो था, नॉस्टॉक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये जो थे आपके पास, जो इसकी आप कह सकते हैं इनिशियल फॉर्म्स थी, ठीक है। बाकी क्योंकि ये जो तीन है ये मल्टी सेलुलर उसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होते। बैसिलस तो नहीं होता, बाकी स्टीरिया और थर्मस आ सकते हैं। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट जीन माइक्रोप्लाज्मा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्मॉलेस्ट जीन किसका होता है, दैट इज माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। उसके बाद है एवोल्यूशन। देखिए अब हमारे पास क्या बना, हमने पहले इसके बारे में पी के बारे में बात कर लिया, सिंपल उसके बारे में। अब पी से क्या हुआ कि पी पहले तो क्या था, स्टार्ट में ये था आपके पास, अगर हम देखें तो यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन हम ज़रा इसको ढूंढते हैं कि जो पहले वाला था ना आपके पास वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ था, ये अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। उसके रीज़न क्या है, देखिए स्टार्ट में जब दुनिया बनी तो उस टाइम ना तो ओजोन थी, ना ऑक्सीजन, ना वाटर, ठीक है। तो इनको ऐसी कंडीशंस पे रहना पड़ता था जिसकी वजह से जो है वो अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स थे, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ थे तो इनको कोई ना कोई मटेरियल चाहिए था, तो इनका जो मटेरियल था वो बनाता था फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। और वो देखिए अब वाटर तो था नहीं, ऑक्सीजन भी था नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती थी वो हम देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन तो हुई, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन ये बताएं कि भाई आपने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लाए हैं, क्योंकि मतलब इसमें स्पेशली आपको कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जिससे आप क्या करें कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते शुगर में।
तो क्या हुआ कि जो एवोल्यूशनिस्ट थे उनका प्रोबेबली वर्ड यूज़ किया कि हमारा जो एक गैस है वो ये है कि उस टाइम वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे। अगर आप प्रोकैरियोट का चैप्टर पढ़े तो उसमें जो है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया के, तो उसमें वो फोटोसिंथेटिक जो है बैक्टीरिया जो है वो यही मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, वाटर वगैरह, क्योंकि बाकी प्रोसेस में वाटर या ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम आपके पास था ही नहीं, यानी आप ये कह सकते हैं वाटर नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ओजोन लेयर नहीं थी, जिसकी वजह से ये बाद में मॉडिफिकेशन हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक। अब देखिए ये कौन सा था, एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं था, अब एरोबिक आ रहा है, यानी इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। फिर क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब जब ये आपके पास बन गए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और वो ऑक्सीजन जो है बाद में फिर एटमॉस्फेयर में फिरती यानी एटमॉस्फेयर में मिक्स होती फिर जो है आपके पास एक सूटेबल इन्वायरमेंट बन गया। एटमॉस्फेयर चेंज दैट परमिटिव इन्वायरमेंट, यानी ठीक है वो एक इन्वायरमेंट बन गया 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद जो है रिड्यूसिंग, अब देखिए पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फिर ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये एक O3, ठीक है, ये O3 जो है ना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग वो है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यानी ओजोन की फॉर्म में ओजोन लेयर बन गई और ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो है लाइफ ने क्या किया, बायोटिकली या अबायोटिकली जो है वो करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक विदाउट नेसेसरी थिंग्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और बायोटिक विद नेसेसरी थिंग लाइक वाटर, ठीक है। तो यानी ये चीज़ अब जो है उन्होंने ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या बन गया, एक वैलिड या आप ये कह सकते हैं एक सूटेबल एनवायरनमेंट बन गया। फिर एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गया। देखिए प्रोकैरियोट पूरा हो गया, प्रोकैरियोट पहले सिंपल बना, सिंपल से क्या हुआ, अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ से वो हमारे पास फोटो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन यानी करने लगा, ठीक है। उससे आपके पास फिर बना एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इनटू यूकैरियोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। 3.5 मिलियन ईयर्स अगो ये मतलब बिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ बनी, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स थे उस मतलब वो बने। उसके अब जो यूकैरियोट्स है ना वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो उनसे बने हैं, ठीक है, यानी हम हमारे टाइम से 1.5 बिलियन ईयर्स अगो वो जो प्रोकैरियोट्स थे वो कन्वर्ट हुए यूकैरियोट्स में, ठीक है। अच्छा अब इनको जो है मतलब देखें, क्योंकि प्रोकैरियोट में सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि भाई चलें वो बात तो आपकी मान लेते हैं कि इससे वो हुआ, लेकिन ये बताएं प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो कहाँ से आया यूकैरियोट में? फिर प्रोकैरियोट के अंदर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है, वो कैसे आया इसमें यूकैरियोट्स में? तो फिर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, हाइपोथेसिस दी, थ्योरीज नहीं कह सकते, हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाइपोथेसिस क्या थी, वो एक थी एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस और दूसरा आपके पास है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अब एंडोसिम्बियंट क्या कहते हैं, देखिए आपके पास एक सेल था, मैं यहाँ पे अच्छा हम और कुछ भी नहीं करते, हमने पढ़ना वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको मैं जहाँ पे जो चीज़ें अंडरलाइन करके बताऊंगा वो अपने याद करनी। एक तो प्रपोज किसने किया था, लाइन मार्गुलस ने किया था, ठीक है। हम यहाँ से देख लेते हैं कि हुआ क्या था। देखिए अब ये आपके पास एक सेल था, स्टार्ट में एक सेल था, उसमें ना देखें थोड़ी बहुत अरेंजमेंट हुई जिसकी वजह से जो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बनना आसान था, कोई इतना क्रिटिकल काम नहीं था, ये तो इन्वेजिनेशन जो है ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से इजीली बन गया, ठीक है। लेकिन अब बात आती है, मेन बात आती है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना और ये प्लास्टिड कैसे बना। अब ये हुआ ये कि देखें एक बात हमेशा याद रखें, जो प्लांट सेल होता है ना, ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड भी होता है, ठीक है। और लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यानी उसको सिंपल काम करना है, उसको क्या कह सकते हैं आप, एक दफ़ा ये वाला स्टेप करना है, एक दफ़ा एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस या उसको फॉलो करना है। लेकिन प्लांट क्या करता है, उसको प्लांट सेल 2 दफ़ा करता है, क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया भी लेना होता है और ये जो आपके पास है ये भी लेना पड़ता है इसको, यानी क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिड भी, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कि हम जो है वो कहता क्या है। सबसे पहले बना क्या हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, एक बड़े से अमीबाइड बैक्टीरिया ने, कोई भी हम ले लेते हैं, अमीबाइड प्रोकैरियोट ने एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। अब मेरी बात सुने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, स्मॉल एरोबिक, एरोबिक क्यों कह रहे हैं, देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में डेफिनेटली ऑक्सीजन वगैरह यूज़ होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को एरोबिक होना मस्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको खा जाएगा। लेकिन ये है उसके साथ एक इंडोसिम्बियंट या इंडोसिम्बियंट जो है आप कह सकते हैं एक रिलेशन बना लेगा कि क्या मतलब क्या है, उसने खा लिया, डाइजेस्ट नहीं किया, कहेगा कि मेरा भाई तू दोस्त बन जा, तू मुझे ना सेलुलर रेस्पिरेशन करता रहे मेरे लिए, मुझे तू रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर, मैं तो शेल्टर प्रोवाइड करूँगा, ये वाला काम कर लिया इसने,
ठीक है, ये है सोचने वाली बात, मतलब हम इसको बिल्कुल भी वो नहीं कह सकते ये कैसे हो सकता है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो वो खा जाता है, कोई ऑर्गेनिज्म उसको दोस्त बना लेता है, तो ये तो मतलब बस जो मुंह में आप बात आई वही बोल दी, तो ये वो वाला काम हो गया। ठीक है, लेकिन क्या करें, हमें मतलब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बता रहा था, तो इंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस, यानी इंडोसिम्बियंट जो है वो एक रिलेशनशिप बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। वर्ड क्या याद रखनी है जो अंडरलाइन की है मैंने, ओरिजिन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है वो कैसे बनी, इसने ना बैक्टीरिया ने, इसी बैक्टीरिया ने स्पायरोकीट को खा लिया, बैक्टीरिया वो बन गया। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर इंसान खा ले स्पायरोकीट तो इंसान की भी दुम निकल आएगी, लेकिन मतलब क्या कह सकते हैं इंसानों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कह लें या प्लास्टिड कह लें, ये कैसे बना, जब बैक्टीरिया ने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया और उसके साथ एक रिलेशनशिप बना लिया, तो वो आपके पास प्लास्टिड में कन्वर्ट कर लिया। देखिए आप, ये जो है फोटोसेंट्रिक बैक्टीरिया जो है इसको फोटोसेंट्रिक बैक्टीरिया इसको इनगल्फ कर रहा है किसको, ये आपके पास है प्लास्टिड, या आप सॉरी साइनोबैक्टीरिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके फंक्शन रिलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को क्यों वो कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें या साइटोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट में देखें, इनमें राइबोसोम्स होते हैं 70s, इसमें भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो जिस तरह आपको चीज़ें जो है वो सिमिलर नजर आती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि भाई ये नहीं, ये वाला काम नहीं होता, ये वाला काम होता है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये वाला काम होता है, और वो बैक्टीरिया को मतलब थोड़ी बहुत इमेजिनेशन होती है, और क्या करता है, जो ये आपके पास मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की जब जाके ये डीएनए कॉपीज होती है, इसमें से एक कॉपी ले लेता है और सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद एक ऑर्गन बन जाता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एवोल्यूशन मल्टीसेलुलर कैसे बने, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सिंपल यूक्रियोट से मल्टीसेलुलर टेस्ट वो बनते गए, उसमें उनके स्पेसिफाइड टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, द इंडिविजुअल और कम्युनिटी और फिर द स्पीशीज पॉपुलेशन, और लास्ट में बायोस्फीयर बन गया। इसमें कोई इतना वो नहीं है। कह रहे ओरिजिन ऑफ लाइफ इज एक्सप्लेन बाय ऑल। ओरिजिन लाइफ को हम एक्सप्लेन करता है, जो क्रिश्चियनिज्म है ना वो एक्सप्लेन नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो जैसी चीज़ बनी थी वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है लेमार्किज्म की। इसका आपने इरा याद रखना है, दैट इज 1744 से 1829। इसने थ्योरी दी थी, लेकिन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुई। थ्योरी किस चीज़ की दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं कि इसका असल नाम था जैन बैप्टिस्ट लमार्क, पब्लिशर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1809। कब किया था, 1809 में किया था, ये आपने इसकी डेट याद रखनी है। ठीक है, और द ईयर डार्विन वाज बोर्न, यानी जिस साल डार्विन जो है पैदा हुआ था। सही है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लमार्क ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसमें 2 पॉइंट क्या थे, एक था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा यूज एंड डिसयूज सिंपल सी बात है, और कुछ भी आपने नहीं करना। यानी इसने क्या बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। यूज एंड डिसयूज का क्या है, आप देखिए, आप अपना सबसे ज़्यादा काम के साथ से करते हैं, राइट से करते हैं। आपने देखा होगा कि राइट हैंड जो है वो थकता कम है लेफ्ट की निस्बत, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से हम तक काम नहीं करते। दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, बात तो उसकी ठीक है, लेकिन ये एवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपके किसी जेनेटिक उससे जेनेटिक कोड, ये जेनेटिकली तो रिलेट तो नहीं कर रहा ना, कोई जेनेटिकल रिलेशन तो नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, या ये जो है इसका मतलब लेमार्किज्म का थ्योरी थी, ये जो मतलब इसके जो भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स थे ये एक्सेप्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पहले वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, यही बात है इसमें। यहाँ पे इसने एग्जांपल दी ब्लैक स्मिथ की। ब्लैक स्मिथ क्या करता है, हैमर से मतलब लोहे वगैरह वो करता है, बैंड वगैरह करता है, तो उसका जो बाइसेप्स होते हैं राइट हैंड के बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो ग्राफ है वो अपना जिराफ जो है अपना मतलब नेक को स्ट्रेच करता है। ठीक है, वो भी वो लेंथ उसमें वेरिएशन होती है। फिर आपके पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने सोचा, मैंने विश किया मेरा हाथ लंबा हो जाए, तो मैं डेली क्या करता था कि दरवाजे से अपने हाथ को बांध के हाथ को खींचता रहता ताकि लंबा हो जाए। ठीक है, ऐसे कोई कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इसने ये थ्योरी दी। और एग्जांपल किस चीज़ की दी, गिराफ की। गिराफ के जो मतलब दरख्त होता है, तो जब वो पहले नीचे वाले पत्ते खाता है, जब नीचे वाले खत्म हो जाते हैं तो अभी इसको ऊपर वाले खाने, तो क्या करता है, वो कोशिश करता है, डेली कोशिश करता है, और इसकी वजह से उसका जो उसकी गर्दन होती है वो लंबी होती रहती है, और लास्ट में जाके वो ऊपर वाले पत्ते भी खा सकते हैं। तो ये लमार्क ने कहा था। ठीक है, वो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, और यानी यही बताया हुआ है। अब अगर आप यूज एंड डिसयूज की बात करें, बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, दीज ऑर्गन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। वही बात मैंने आपको बता दी। अब विजुअल और वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गन जो पहले तो थे, बाद में इनका काम खत्म हो गया और वही मतलब डिसयूज हो गए। लाइक जिस तरह अभी स्नेक है, स्नेक की ना स्टार्ट में लेग्स होते हैं, लेकिन बाद में खत्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेचारा यूज नहीं करता। अब यहाँ पे अगर हम देखें यूज एंड डिसयूज में भी इसने एग्जाम्पल दी हुई है। यूज ऑफ लेग इन स्नेक ड्यू टू देयर हैबिटेट, यानी वहाँ पे हैबिटेट बर्ड्स और बशीज होता है, जिसकी वजह से जो है वो बाद में इसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल काम के नहीं होते। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी पहले ही। ठीक है, फिर अच्छा आप रेमेडीज या डिमांड्स यानी क्या जो है, इट हैज़ बीन नोन दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। क्यों, क्योंकि जेनेटिकली कोई रिलेशन ही नहीं है।
ना तो कोई इसने लमार्क ने कोई एक प्रूफ दिया, मैथमेटिकल प्रूफ कुछ भी नहीं दिया, ना तो ये जेनेटिकली रिलेट करता है। फिर वो कहता है कि भाई इनहेरिटेड है, यानी अगर मेरा हाथ लंबा है तो जो मेरे आगे फर्दर जनरेशन होगी उसका भी हाथ लंबा होगा, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये एक सिलेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है लमार्क की थ्योरी जो है वो जो है उसको डिनाई कर दिया गया, ठीक है। फिर बात आती है डार्विनिज्म, सबसे ज़्यादा रोल इसी का है, और मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो इनहेरिटेंस को कहते हैं, तो डार्विनिज्म आप इसको डार्विनिज्म को, डार्विन को आप इसका फादर कह सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, डिफरेंट यानी चीज़ों को एनालाइज किया और सोचा कि जो एवोल्यूशन है उसके बारे में एक प्रॉपर थ्योरी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि 13 टाइप फिंचेस ली। अब अगर फेडरल की बुक देखें तो उसमें 14 टाइप है, लेकिन इसने 13 टाइप ली। 13 टाइप की फिंचेस किसे कहते हैं? फिंचेस ना मतलब कहते हैं कि एक किस्म का बर्ड है दैट स्पेशली इन साउथ अमेरिका, और इसमें जो इसकी बीक जो होती है इसका डिफरेंस होता है, किसी में बीक छोटा होता है, किसी में बड़ा, जिसकी वजह से आप इसको मतलब उसकी बेस पे इसने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। फेडरल बोर्ड में 14 टाइप ऑफ फिंचेस हैं, वहाँ पे डायग्राम्स भी हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड में 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस हैं, तो ये आप जो है इसको फर्दर कंफर्म करके वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, और कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट डार्विन ने बाकी कहानी है, आप जिसको रीड करेंगे आइडिया हो जाएगा, कुछ समझाने वाली चीज़ें मैं वो समझा रहा हूँ। डार्विन ने 1844 में, देखिए सबसे पहले तो डार्विन ने 1832 में, यहाँ पे मैं ज़रा बता दूँ 1832 में, ठीक है, सॉरी 1831 में HMS बीगल यानी एक बीगल थी, एक कश्ती थी जो कि पूरे मतलब मुल्क के या पूरी दुनिया के यानी मेन जो एरियाज़ थे वहाँ आपके सफ़र टूर पे जा रही थी, तो ये उसके साथ गया था एज अ नेचुरलिस्ट। उसकी उम्र उस टाइम उम्र थी 22 ईयर्स, ठीक है, तो ये जो है आपने याद रखना है इसका। उसके बाद जो था फिर 1844 में एक ऐसे लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, फिर जो है उसको पब्लिश कब किया, 1859 में इसको पब्लिश कर दिया, तो ये आपने साथ साथ याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है इसने दो चीज़ें बताई। इसने कहा कि पहली चीज़ है भाई मैं बता रहा हूँ दैट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडैप्टेशन, ठीक है। तो इसने पहली चीज़ क्या कही, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू डार्विन हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री, एक दरख्त है, लाइक जो ये लाइफ है ना एक दरख्त है। अब इसमें जो ब्रांचेज हैं ये वाली ब्रांच कुछ और तरह से होगी, ये कुछ और तरह, ये कुछ और, तो यानी ये थोड़ी बहुत चेंजेस आते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि जो कभी कुछ ट्रीज़ होती है ना उसमें जो नीचे वाली ये जो मेन ब्रांच होती है ना इसमें कोई यानी मेन जो नीचे से आपको इसका जो मतलब वो होती है जड़ होती है, आप ये कह सकते हैं कि स्पोर्टिव पार्ट होता है, तो ये इसमें आप इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखते, डिफरेंस आप इसकी ब्रांचेज में देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यही कहता है कि भाई लाइफ लाइक अ ट्री विद मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच फ्रॉम कॉमन ट्रंक एक है उनका टू द टिप्स ऑफ द लिविंग ट्विंग्स, लेकिन जो ऊपर जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन करंट डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म। फिर उसने कहा नेचुरल सिलेक्शन एंड अडैप्टेशन, और किस बेस पे कहा, ये आपको रिप्रोडक्टिव बेस पे कहा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे इसने ये कहा कि भाई अगर किसी के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अच्छे हैं या बेस्ट हैं तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, वो बेस्ट वो रह सकता है, ठीक है, बाकी मर जाते हैं। अब देखें है कैसे, उसने इसके 4 पॉइंट्स दिए, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी ओवर प्रोडक्शन, जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, देखिए सबका तकरीबन बेस्ट होता है, उससे क्या ओवर प्रोडक्शन होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी तो क्योंकि इकोसिस्टम बैलेंस रहना चाहिए तो उसके लिए कुछ मर भी जाएंगे, तो ये आपके पास क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, अगर कोई मर रहा है हम इसको रोक नहीं सकते। वेरिएशन किस बेस पे आएंगी, ये भी आपके पास जो है रिप्रोडक्टिव बेस पे आएंगी, कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो कि आपके सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे होंगे मतलब दूसरे ऑर्गन भी हो सकते हैं कि वो आपको कोई भी मतलब हेल्प प्रोवाइड नहीं करते इन एवोल्यूशन। फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब देखें एक एरिया है उसमें 3-4 टाइप की स्पीशीज़ रहती हैं, अब उस एरिया में जो है वो फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो अगर सारी रहेंगी तो वो फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अब वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं कि भाई बाकी सारी चली जाए, कोई एक स्पीशी रह जाए ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, ठीक है। तो फिर जो है उनके दरमियान एक आप ये कह सकते हैं कंपटीशन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी नेचुरल सिलेक्शन है, हम उसको रोक नहीं सकते। वो किस 3 टाइप की हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक, इन्वायरमेंटल। अब देखें यानी आप एक घर में आप एक हाउस की एग्जांपल लें, 2 भाई हैं वो आपस में लड़ते हैं, ये आपके पास इंटर स्पेसिफिक है, सॉरी इंट्रा, आखिर में ए आएगा, इंट्रा, ठीक है। अब एक बच्चा ये है वो जाके बाहर किसी बच्चे से लड़ता है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। इन्वायरमेंटल कौन सा है, जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल लाइक स्लैब आ गया, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर इसको सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही सर्वाइव कर सकता है। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सैलाब आया, अब सैलाब में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास तैरने की सलाहियत हो, बाकी मर जाएंगे,
तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन है, हम इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। एवोल्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया, जेनेटिक ड्राफ्ट यानी डेविएशन फ्रॉम जेनेटिक यू कैन से दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। फिर आता है न्यू डार्विनिज्म, बहुत आसान बहुत सिंपल। इसमें था क्या, इसमें दो चीज़ आप समझे कि न्यू डार्विनिज्म जो है वो मेंडलिज्म, मेंडल के कॉन्सेप्ट और डार्विन के कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया गया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंडल एंड डार्विनिज्म। यानी डार्विन ने क्या कहा था, एवोल्यूशन का, मेंडल ने क्या कहा था, जेनेटिक्स का। तो यानी डार्विन के कॉन्सेप्ट को लेके जेनेटिक्स की बेस पे या जेनेटिक से रिलेट करके स्टडी करना, दैट इज न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, तो ये जो है आप इसको, अच्छा अब ये स्पेशली जो है फॉसिल फ्यूल या ये चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, प्लेंटोलॉजी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्न सिंथेसिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो मेन फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी है, जेनेटिक्स मेंडल्स का, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, पैलेंटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह ये सब तो डार्विन वगैरह से रिलेट करते हैं, एवोल्यूशन से रिलेट करते हैं, लेकिन जो जेनेटिक्स है ना वो मेंडल से रिलेट करता है। ठीक है, इन थ्योरीज को इकट्ठा करके अगर हम डिस्कस करें तो वो न्यू डार्विनिज्म है। ठीक है, और रोल ऑफ जेनेटिक्स जो कि 5 मेजर काजेज यानी कॉजेज है उसकी। ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं फर्दर इसको। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये पिक थोड़ी ब्लर आई है लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो। ठीक है, इट इज़ जियोग्राफिकल। अब सबसे पहले हमारे पास आता है ये 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, बायोजियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कंपैरेटिव एनाटॉमी, एंड देन वी हैव वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। नहीं, इसमें वेस्टिजियल नहीं आएगा, मेन जो इसका है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखें है किस तरह, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपली देखें, पहले हमारे पास आता है बायोजियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात देखें है किस तरह, सिंपल सी बात है, किसी यानी नेचर का डिसाइड करना कि भाई यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, यहाँ पे ये नहीं रहेगी। कैसे, देखें, जो आपके पास एक आर्मी दिलॉस एक किस्म का जो है आर्मर्ड मैमल है जो कि अमेरिका में प्रेजेंट है, लेकिन अगर बाकी एरियाज़ में आप जाके देखेंगे तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने तजर्बा किया, डार्विन ने तजर्बा किया कि भाई साउथ अफ्रीका में जो है कंडीशन सही है, लेकिन वहाँ पे रैबिट कोई भी नहीं है। देखिए, कंडीशन तो सही है लेकिन रैबिट कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन वेरी कर सकते हैं, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तभी तो वहाँ पे रैबिट्स नहीं है। अदरवाइज रैबिट्स क्यों नहीं हो सकते, अगर कहीं साथ वाले एरिया में रैबिट्स होते तो वो वहाँ पे आ जाते। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एक बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोलॉजिकल बैरियर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरली हो रहा है सब कुछ। ठीक है, ये आखिर में जो मेन पॉइंट है वो यही लिखी हुई है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू जियोलॉजिकल बैरियर्स, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन कम्पीट। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आती है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड एज प्लेंटोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एक पहाड़ था, एक समझ लें केटू था। केटू से क्या हुआ, वो मतलब भुरते भुरते यानी वो सॉफ्ट होते होते क्रोड होते होते वो एक माउंटेन बन गया, माउंटेन से छोटा सा सेडिमेंट्री रॉक, रॉक से छोटा होते होते एक प्लेन बन गया। ये आपके पास पैलेंटोलॉजी है। अब इसमें हमारा कोई रोल था नहीं, जो भी हुआ है हम अगर मुस्लिम के तौर पे हम कहें तो सब अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से, ये यहाँ पे मेन चीज़ नोट करने वाली दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो हुआ क्या, देखें मैंने आपको एग्जांपल पहाड़ की दी, अब अगर मैं आपको फिशेस की दूँ, फिशेस से क्या हुआ, थोड़े यानी बड़े ऑर्गेनिज्म बने, दैट इज एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स बन गए। ठीक है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए। अब देखिए मैं आपको इसकी एवोल्यूशन, इसकी एग्जांपल दूँ तो आप एग्जांपल इसमें ये लें कि एक हॉर्स है, एक्वेस, इसको एक्वेस कहते हैं, नाम इसका आपने याद रखना है। ठीक है, उसके जब सबसे स्टार्ट में था ना, उसके 4 टूज थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम 3 हो गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी जो अगर देखें तो उसका 1 2 है। तो ये चीज़ किसको शो करता है, ये चीज़ शो करता है एवोल्यूशन को, यानी 4 2 से कन्वर्ट हो गया 1 2 में। क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, बायोलॉजिकल बैरियर्स, बहुत सी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो चेंज हो गया। ठीक है, और सेंट्रल बाकी एविडेंस द फॉसिल रिकॉर्ड सपोर्ट द कॉमन डिसेंट हाइपोथेसिस। तो ये कॉमन डिसेंट हाइपोथेसिस भी शो करता है जो डार्विन ने दिया था। कह रहे हैं कि बैक्टीरियल फॉसिल में बी प्रेजेंट इन विच फॉर्म, तो वो पेट्रीफाइड टिश्यूज के फॉर्म में होता है, बिकॉज फॉसिलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिंपली। तो ये आपके पास स्पेशली बैक्टीरियाज में यानी होता है, बैक्टीरियल जो है उसको वैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम जो है ये पेट्रीफाइड टिश्यूज वगैरह में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी। एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम कहेंगे ये बच्चा है, तो हम कहेंगे कि भाई बच्चा जो है इसको हम देखना है तो इसके हम पेरेंट्स को देखते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, तभी हमें आइडिया होगा बच्चा कैसा है। ठीक है, तो हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी देखना ज़रूरी है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी जब देखी तो इसमें 2 चीज़ें वो इंट्रोड्यूस होगी। क्या आपके पास कि एक तो होमोलोगस स्ट्रक्चर और एक एनालोगस। होमो मीन सेम, लोगस और स्ट्रक्चर्स यानी सेम स्ट्रक्चर्स, वाइल एनालोगस मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यानी अब देखिए इसमें है क्या, स्ट्रक्चर सेम है
एस एस, यानी स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे भी लिम्स होते हैं, आप बैट्स के देख लें, उसके भी लिम्स हैं, उसके उड़ने के काम आते हैं, हमारे मतलब उड़ने का काम तो नहीं आते ना, फंक्शन डिफरेंट हुआ, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, पॉइंट है हमारे पास कि पहले कुछ ज़माने में ना जो डॉल्फिन थे वो लैंड पे चलते थे, तो बहुत अजीब सी बात है, ठीक है। एक एवोल्यूशन का वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम स्पेशली कहते हैं पेंटाडिक्टाइल लिम्ब। पेंटाडिक्टाइल लिम्ब क्यों कहते हैं? देखिए, स्पेशली जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस टू मैमल्स जो है वो एक सर्कल था, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है इसको इस वजह से हम इसको पेंटाडिक्टाइल लिम्ब कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट क्यों कह सकते हैं? विद इन अ स्पीशीज, ठीक है। हम कभी किसी चीज़ का जब कंपैरिजन करें तो विद इन अ स्पीशी, ठीक है, विद इन अ स्पीशी हम जब उसको कंपेयर करें दैट इज होमोलोगस, और उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम स्पीशी से बाहर चले जाएं, हम एक हाथी का और एक चूहे का कंपैरिजन करें, स्पीशी चेंज होगी ना, तो हम उसको एनालॉगस जो है वो उसमें कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जेंट, और काम क्या है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फंक्शनली अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, और लाइक देयर कंसिडर टू बी, फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। अब देखिए, इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स हैं, उनके विंग्स डिफरेंट है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमन है ना, उसमें टेल इन ह्यूमन जो कि वोम में बनती थी लेकिन बाद में डिजॉल्व हो जाती है, वो अपेरेंटली नज़र नहीं आती लेकिन बाद में डिजॉल्व हो जाती है। वेस्टिजियल ऑर्गन अभी आपको बताया गया है कि ऐसे ऑर्गन जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अनवर्केबल हो जाए, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अब आप एग्जांपल इसमें देखें तो अब एग्जांपल हमारे पास आता है पेल्विक एंड लेग बोन्स, वॉकिंग एंसेस्टर्स जो स्नेक्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा वर्मीफोर अपेंडिक्स जो कार्निवर्स में वो खत्म हो जाता है। एयर मसल्स इन ह्यूमन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं, नॉन यूजफुल, यानी इनका कोई यूज़ नहीं होता, वो आप बाद में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कह रहे ये एवोल्यूशन उसके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में एमसीक्यूज है, तो स्पेशली जो यहाँ पे हमारे पास ये भी नेचुरल सिलेक्शन भी फिट नहीं पड़ता, मॉडर्न सेंसेस भी नहीं पड़ता कि न्यू डार्विनिज्म की बात हो रही है, कैटाफॉर्मिज्म ये भी नहीं बनता। तो आपके पास ये जो रिकैपिचुलेशन जो होता है स्पेशली एम्ब्रियो के बारे में डील करता है, तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन डीएनए। अब देखिए, जो प्रोटीन्स है ना, 20 टाइप की प्रोटीन हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म का सेम है, जस्ट 1% सेम है, 99% सेम होता है, 99% सेम होता है, जो कि क्या करता है, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, ठीक है। द सीक्वेंस मस्ट हैव कॉपी फ्रॉम द, यानी से मैं आइडिया होता है कि भाई इसके कोई ना कोई एंसेस्टर्स थे, ठीक है। यूस्ट्रेशियन ट्यूब जो है कनेक्ट मिडल ईयर विद थ्रॉट इन ह्यूमन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा तो मैंने साथ साथ लिख दिया। जंक डीएनए किसे कहते हैं? ऐसा डीएनए जो कि पढ़ा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, नॉन कोडिंग डीएनए, उसको हम जंक डीएनए कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्ट ऑफ, ठीक है, वो एविडेंस देता है। एग्जांपल कैसे? लाइक साइटोक्रोम सी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, स्पेशली जो ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इससे आपको एक आइडिया होता है कि भाई साइटोक्रोम सी है, तो इट मीन्स कि ये किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व हुए जो, यानी ऑर्गेनिज्म आपके पास ये था, ठीक है, उससे ये इन्वॉल्व हुए और जिसके पास जो है साइटोक्रोम सी था, ठीक है, समझ आ रही होगी आई थिंक आपको। उसके बाद हमारे पास आता है कि इट शुडंट बी प्रेजेंट स्पायरोकिट। स्पायरोकिट बैक्टीरिया है, साइटोक्रोम सी उसमें नहीं होगा, क्योंकि स्पायरोकिट जो है ये आपके पास एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन ये जो है साइटोक्रोम सी जो है वो सारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म में है, एनारोबिक में नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इंपॉर्टेंट, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एस्टैब्लिश होमोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो वो होमोलॉजी करता है, होमोलॉजी यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस। अच्छा, जब भी आप कभी किसी ऑर्गेनिज्म को एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हो ना, तो आप जो है उसके जब एम्ब्रियो स्टेज होती है ना, आप तब उसको देखा करें तो वो तब आपको अच्छे से आइडिया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मज़े वाला भी है, फ़नी भी है, वो ये है कि जो है आपका जब मतलब स्टार्ट में जब आप यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल ऑर्गेनिज्म उस टाइम एंड जो मसल थे वो पेलमेरिस लंग से जो कनेक्टेड थे, एक टेंडन था जो कि पेलमेरिस लंग से कनेक्टेड था, ठीक है। अब जो है वो तकरीबन डिजॉल्व हो चुका है, मतलब हर बॉडी में, हर ह्यूमन बॉडी में डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ह्यूमन बॉडीज़ में बाकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई हमारी बॉडी में है या नहीं है, तो आप क्या करें कि अपने जो थंब है उससे अपनी जो पिंकी फिंगर है यानी छोटा फिंगर है उससे आप उसको दबाएं और हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करें, ठीक है। हाथ को ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, यानी एक आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर जो है आप में प्रेजेंट है, लेकिन अगर नहीं बनता तो इट मीन्स वो एब्सेंट है। वेंट टाइप प्रोसेस हमने कर लिया था। अर्ली लाइफ किससे स्टार्ट हुई? प्रोक्रियोट से स्टार्ट इन हॉट थर्मल वेंट्स, ठीक है। प्रोक्रियोट्स को थर्मोफाइल्स भी कहते हैं, नेचुरल और नॉट वाटर, हॉट वाटर गीजर।
हॉट है ये, ठीक है। तो हॉट वाटर गीजर जो है उसमें। अब एमसीक्यूज कुछ देख लेते हैं। द गिल पाउचेज ऑफ मैमल्स, ये पंजाब बोर्ड की बुक से है। ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स एम्ब्रियो यूज होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर तो आप ये कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। डार्विन की जो थ्योरी थी वो किस चीज़ को वो करती थी, न्यू स्पीशीज़ के अराइज को, यानी कैसे अराइज हुआ वो इसको एक्सप्लेन करती थी। जो स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, दैट इज पॉपुलेशन। फिर बाकी सारे उससे बड़े होते रहते हैं। अ जीन पोल कंसिस्ट ऑफ एंटायर जीन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जिसके सारे जीन्स। और अगर हम एलील फ्रीक्वेंसी देखें तो जो है नंबर ऑफ पार्टिकुलर जीन्स जो कि आपके पास उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि हैडी वैन बर्ग थ्योरम से, तो ये हमसे रिलेट नहीं करता। सिलेक्शन एक्ट डायरेक्टली ऑन, नेचुरल सिलेक्शन हो या जो है आर्टिफिशियल, दोनों जो है फिनोटाइप एक्ट करते हैं, वो जीनोटाइप एक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फेडरल की बुक से अगर हम देखें तो पहले वाला एमसीक्यू नहीं बनता, दूसरा भी नहीं बनता हमारे पास। नेचुरल सिलेक्शन इज समटाइम डिस्क्राइब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विच इज फॉलोइंग मोस्ट एक्चुअली मेजर इन ऑर्गेनिज्म फिटनेस, हाउ ऑर्गेनिज्म फर्टाइल है, उसके पास कितनी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो कितना रिप्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये किस बेस पे हम करते हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है ये हम रिप्रोडक्टिव बेस पे करते हैं, रिप्रोडक्टिव बेस, उसकी वजह से फिर जो है वो कितने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ये देखें, बायोलॉजी उसमें पंजाब में भी था, फेडरल में भी है, ठीक है। आइडियाज कॉमन, डार्विन जो दोनों की थ्योरी थी ना, इसमें एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज एवोल्यूशन अडैप्टेशन रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये इंटरेक्शन करवाना जरूरी है, विदाउट इंटरेक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कवर हो गया। फिर इसके बाद एक और चीज़ देखें। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आपको एक चीज़ मेन कंसेप्ट जो है वो दोबारा बताना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेविएशन, द एवोल्यूशन जो है सिंपली सेम आप ये कह सकते हैं, एवोल्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम से वेरी नहीं करते। अगर आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये 1-1 ही रहता है तो आप कभी भी आप में एवोल्यूशन नहीं होगी। हाँ, अगर आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम 1 से 1/2 हो जाता है, कोई माइनस से चेंज आता है, तब जो है आप ये कह सकते हैं कि अभी एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको हम ज़रा देख लेते हैं जो है नियर पीयर से। अच्छा, इसके अलावा जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी हो चुकी है, बच्चे देखेंगे नहीं। सो आई वांट कि हम जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम इस बुक से कर लेते हैं और इस बुक में हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह रह ना जाए इस वजह से, ठीक है। एवोल्यूशन सही हो गया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज ऑफ प्रोसेस, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी। देखिए सीरीज ऑफ प्रोसेस मतलब क्या कि ये ऑर्गेनिज्म था, ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म था, इसमें कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई, दैट इज एवोल्यूशन। लेमार्किज्म क्या है, लेमार्किज्म इनहेरिटेंस में एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसने मतलब आइडियाज़ दिया थे। और कब दिया था, 1809 में जो है इसने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, जब जो है डार्विन प्रोड्यूस हुआ, यानी डार्विन पैदा हुआ था, ठीक है। तो इसने ग्राफ की एग्जाम्पल दी, ब्लैक स्मिथ की हाथ की एग्जाम्पल दी। डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने ये कहा कि भाई जो है डार्विन एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया डार्विन ने, ठीक है। डार्विन ने 2 पोस्टुलेट दिए, डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइक ए ट्री विद मल्टीपल ब्रांचेस, रीब्रांचिंग फ्रॉम कॉमन ट्रंक। ट्रंक कॉमन है लेकिन जो ब्रांच है उसमें चेंज आ रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या कहा था इसने, जो कि हम करके आए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओवर प्रोडक्शन और वेराइटीज़, ठीक है। और ये चीज़ें आप में उसमें आ जाती हैं, एवोल्यूशन वगैरह। अगर इसमें हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस, इट बिलीव इन इंटरनल वाइटल फोर्सेस, ठीक है, लेकिन ये बिलीव नहीं करता, ये कहता है मैं इंडिपेंडेंट बंदा हूँ। इट कंसिडर न्यू नीड्स और डिजायर टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। इट इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड इट वुड बी बेटर डेवलप, ये कहता है कि जिस तरह हैमर, जिस तरह ब्लैक स्मिथ का हाथ होता है, डेवलप फर्दर रिजनरेट ओनली ड्यू टू कंटिन्यूस वेरिएशन, यानी ये वेरिएशन, ये बात करता है कि वेरिएशन की वजह से चेंज आता है और कोई चेंज नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि ये जेनेटिक बात करता है, ये नॉन जेनेटिक करता है, यानी ये जेनेटिक बात नहीं करता, मतलब एक हवाई बात करता है, ठीक है, हवा में तीर छोड़ने के मुताबिक है। इट डजंट कंसिडर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये उसको वो करता है। देखिए ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रगल करते हैं, उसमें तभी एवोल्यूशन आती है, अदरवाइज एवोल्यूशन नहीं आती। ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड, ये कहता है, लेकिन ये नहीं कहता, ठीक है। जनरेशन यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो यूजफुल है वही, और वो वाले होंगे जो जेनेटिक बेस्ड हो, क्योंकि जो इसकी जितनी भी बातें बताई ना लमार्क ने, इसकी कोई बात भी जेनेटिक बेस्ड नहीं थी, तो फिर कैसे ट्रांसफर हो सकती है, हम कैसे मान सकते हैं। लेमार्किज्म डजंट बिलीव इन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेकिन ये बिलीव करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया नेचुरल सिलेक्शन है ना, यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि लेमार्किज्म जो है नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, तो एविडेंसेस आपके पास क्या मिलते हैं, बायोजियोग्राफी में मिलते हैं, जिस तरह मैंने पहाड़ वगैरह की एग्जांपल दी, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी की एग्जांपल दी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सेम प्रोटीन्स होते हैं। बायोजियोग्राफी में डिस्कस करके आए, फॉसिल रिकॉर्ड डिस्कस करके आए, प्लांटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद होमोलोगस ऑर्गन दैट आर फंक्शनली डिफरेंट, ठीक है, फंक्शनली डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, लाइक
शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन फॉर लिव्स आर ह्यूमन, कैट्स, व्हेल्स, इनका जो स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और विंग्स ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो कि काम के साथ मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम अनयूजफुल हो जाते हैं, लाइक ये हमारे पास गिवन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि प्रोटीन्स वगैरह, डीएनए, वो तकरीबन 99% तक सेम होता है, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटोक्रोम सी रेस्पिरेटरी प्रोटीन फाउंड इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जो कि अभी हम वो किप्स की बुक में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से विद मतलब आप ये कह लें कि मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये कराया है, तकरीबन कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, कोशिश की है सारे पॉइंट्स A to Z कवर करें, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस एंड स्किल्स जो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।